हाय, मेरा नाम है लेख शेखर शर्मा और आज हम एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, न्यूक्लियस के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? न्यूक्लियस या केंद्रक के बारे में हम पढ़ेंगे। 9th 10th 11th 12th चाहे सीबीएसई हो चाहे आरबीएसई हो, सभी के अंदर जो केंद्रक वाला जो टॉपिक है, जो न्यूक्लियस वाला टॉपिक है, आता है क्वेश्चन। यहां तक कि जब आप बीएससी करते हैं, बायोलॉजी सब्जेक्ट है आपके पास, तो वहां पर पेपर चलता है आपके बॉटनी के अंदर भी और जूलॉजी के अंदर सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स। वहां पर सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स के अंदर भी न्यूक्लियस टॉपिक है, तो इसके बारे में हमें आना चाहिए। कंपटीशन एग्जाम में भी न्यूक्लियस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड पाया जाता है, डीएनए आरएनए पाया जाता है, जो कि जेनेटिक कैरेक्टर्स का क्या है, मुख्य आधार है, मेन बेसिस है। ठीक है, तो ये हमें आना चाहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब के बगल में लगा हुआ जो बेल नोटिफिकेशन आइकन है उसे ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो आपका। इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, आज हम क्या पढ़ रहे हैं? न्यूक्लियस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। न्यूक्लियस एज ए सेल ऑर्गेनल वाज फर्स्ट डिस्क्राइब्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन एज अर्ली 1831। रॉबर्ट ब्राउन अर्ली 1831 सबसे पहले सेल ऑर्गेनल के रूप में, कोशिकांग के रूप में केंद्रक की खोज या केंद्रक के बारे में किसने बताया था? रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था 1831 से पहले। 1831 से पहले ही रॉबर्ट ब्राउन ने कोशिकांग के बारे में बता दिया था कि सेल के अंदर न्यूक्लियस नाम का कोई सेल ऑर्गेनल पाया जाता है, केंद्रक नाम का कोई कोशिकांग पाया जाता है। न्यूक्लियस इज डबल मेम्ब्रेन बाउंड डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी। जो न्यूक्लियस है वो डबल मेम्ब्रेन से बाउंड एक डेंस प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी होती है। न्यूक्लियस दोहरी झिल्ली से परिबद्ध न्यूक्लियस या केंद्रक दोहरी झिल्ली से परिबद्ध एक जीव द्रव्य बॉडी है। एक जीव द्रव्य क्या है? एक काय है, एक प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी है या एक प्रोटोप्लाज्मिक काय है। ठीक है, ऐसा लग रहा है ना, कुछ गोल जैसी काय। काय मतलब गोल गोल, कुछ बड़ी चीज। ठीक है, न्यूक्लियस इज कंसीडर्ड कंट्रोलर और डायरेक्टर ऑफ सेल। न्यूक्लियस को कोशिका के नियंत्रक और निर्देशक के रूप में भी जाना जाता है। कोई आपसे पूछ ले कंपटीशन एग्जाम के अंदर कि सेल का कंट्रोलर एंड डायरेक्टर किसे कहते हैं? राइबोसोम को, ईआर को, लाइसोसोम को या न्यूक्लियस को? तो न्यूक्लियस को ही किसी कोशिका का क्या कहते हैं? कंट्रोलर और डायरेक्टर कहते हैं। जैसे कि आपके पास में कितना ही महंगा कंप्यूटर हो, लेकिन अगर उसके अंदर सीपीयू ना हो तो क्या कंप्यूटर काम करेगा? क्या नहीं करेगा। तो अपन बोल सकते हैं सीपीयू कंप्यूटर का क्या है? कंट्रोलर और डायरेक्टर है। उसी प्रकार से सेल का सीपीयू क्या है? सेल का कंट्रोलर और डायरेक्टर क्या है? उसका न्यूक्लियस है। ठीक है, अब आप देखिए, जनरली यूकैरियोटिक सेल कंटेन एट लीस्ट वन न्यूक्लियस, but nucleus is absent in mature phloem sieve tube element and mature RBCs of mammals। क्या बताया गया है यहां पर? जनरली यूकैरियोटिक सेल कंटेन एट लीस्ट वन न्यूक्लियस, but nucleus is absent in mature phloem sieve tube element and mature RBCs of mammals। क्या बोल रहा है? जनरली, सामान्यतया सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं के अंदर क्या पाए जाते हैं? लगभग एक न्यूक्लियस तो पाया ही जाता है, केंद्रक तो पाया ही जाता है। लेकिन जो प्लांट सेल है, प्लांट सेल में भी जो फ्लोएम जो टिश्यू है, फ्लोएम टिश्यू की जो सीयू जो ट्यूब है, मतलब जो चालनी नलिकाएं हैं
उनके अंदर, और जो मैमल्स यानी कि जो स्तनधारियों की जो आरबीसी है, जो लाल रुधिर कणिकाएं हैं, उनमें न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है। लगभग जनरली सामान्यतया सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कम से कम एक केंद्रक तो पाया ही जाता है, लेकिन प्लांट का जो फ्लोएम टिश्यू है उसकी जो चालनी नलिकाएं हैं, जो सीयू, जो ट्यूब है, और जो स्तनधारियों की जो आरबीसी है उसके अंदर न्यूक्लियस एब्सेंट रहता है, केंद्रक अनुपस्थित रहता है। लेकिन इसका भी एक अपवाद है, जो ऊंट होता है, ऊंट की आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। ऐसे स्तनधारी का नाम बताइए जिसकी आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है। ऊंट, कैमल। ठीक है, अब इधर आप देखिए, डाइकैरियोटिक पैरामीशियम एंड मल्टी कैरियोटिक सेल और ऑल्सो नोन। क्या बोल रहा है? द्विकेंद्रकीय कोशिका जैसे कि पैरामीशियम और बहुकेंद्रकीय कोशिकाएं भी पाई जाती है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कम से कम एक केंद्रक तो पाया ही जाता है, लेकिन कुछ सेल्स ऐसी भी है जैसे कि पैरामीशियम, आपको पता है प्रोटिस्टा का, यह एक ऑर्गेनिज्म है, एक जीव है। इसके अंदर दो क्या पाए जाते हैं? डाइकैरियोनिक होता है, दो केंद्रक पाया जाता है। एक तो पाया जाता है माइक्रोन्यूक्लियस जो कि सूक्ष्म केंद्रक के नाम से जाना जाता है, और दूसरा जाना जाता है मैक्रोन्यूक्लियस के नाम से जाना जाता है। तो पैरामीशियम डाइकैरियोटिक होता है। अब ये भी कंपटीशन एग्जाम का क्वेश्चन हो गया। डाइकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म का नाम लिखिए, पैरामीशियम। उसके अंदर माइक्रो न्यूक्लियस भी पाया जा रहा है, मैक्रो न्यूक्लियस भी पाया जा रहा है। साथ ही साथ कुछ जैसे कवक वगैरह, कुछ फंजाई वगैरह की सेल ऐसी होती है जिसके अंदर एक से अधिक न्यूक्लियस भी पाए जाते हैं। अब अपन क्या देखते हैं? अब अपन देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट, इस टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, जो आपको आना ही चाहिए। चाहे आप साइंस के स्टूडेंट हो, चाहे ना हो, चाहे आप आर्ट्स के स्टूडेंट हो, फिर भी आपको न्यूक्लियस के बारे में तो आना ही चाहिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं। इधर आप देखिए, यहां पर आपको यहां पर न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है। न्यूक्लियस को देखने से पहले कुछ थ्योरी लिखी हुई है, वो देखो इंपॉर्टेंट है। तो देखो, जो इसका जो किसी भी सेल का जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर फॉलोइंग पार्ट्स पाए जाते हैं। जैसे कि आपको सबसे पता है कि कोई भी जो सेल होती है, जो सेल ऑर्गेनल होता है, उसके ऊपर मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो सीधी सी बात है, जो मेम्ब्रेन केंद्रक के ऊपर पाई जा रही है, जो झिल्ली केंद्रक के ऊपर पाई जा रही है, उसे केंद्रकीय झिल्ली कहेंगे। अर्थात न्यूक्लियस के चारों तरफ पाए जाने वाली मेम्ब्रेन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। यहां पर आपको दिखाई दे रही होगी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या पाई जा रही है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जा रही है। यहां पर तो ये ग्रीन सी कलर की दिख रही है आपको, बिल्कुल उंगली की सीध में देखिए आप, यहां पर तो एक ग्रीन सी है, फिर ब्लैक सी बना दी मैंने। ठीक है, तो यहां पर क्या पाई जा रही है? ये मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। क्या होती है? ये डबल लेयर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या पाई जाती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है, जो कि डबल लेयर होती है। जो सबसे बाहरी जो मेम्ब्रेन होती है, जो सबसे जो बाहरी मेम्ब्रेन है, उसको क्या बोलते हैं अपन? उसको बोलते हैं आउटर मेम्ब्रेन। ये वाली, यहां पर आप देखिए ध्यानपूर्वक, ये वाली दिख रही है जो आपको, ये वाली कौन सी मेम्ब्रेन है? ये है आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, अब आउटर मेम्ब्रेन के, अभी बोला ना डबल लेयर है ये, तो आउटर मेम्ब्रेन के जस्ट नीचे वाली मेम्ब्रेन कौन सी है? इनर मेम्ब्रेन कहलाती। क्या कहलाती है? इनर मेम्ब्रेन के नाम से जानी जाती है। और सुनिए ध्यानपूर्वक, यहां पर आपको इनर मेम्ब्रेन के नीचे की तरफ आपको रेड सी एक लेयर दिख रही होगी। क्या है ये? न्यूक्लियर लैमिला के नाम से इसको जाना जाता है। ये भी एक प्रकार की झिल्ली होती है जो कि लेमिन प्रोटीन फाइबर्स से बनी हुई होती है। लेमिन प्रोटीन के जो तंतु होते हैं उससे बनी हुई एक न्यूक्लियर लैमिना पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है? इनर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के नीचे की तरफ। देखो चित्र को आप बारीकी से देखिए, समझो ना, सबको समझ में आ रहा है। तो देखो, जो ये सबसे ऊपर वाली दिख रही है, सबसे ऊपर वाली ये आउटर मेम्ब्रेन है। ये जो नीचे वाली दिख रही है, ये ब्लैक सी, ये इनर मेम्ब्रेन है। और इस इनर मेम्ब्रेन के नीचे की तरफ आपको कुछ रेड सी
परत दिख रही है, क्या है ये है यहाँ पर लेमिन प्रोटीन फाइबर है। ये क्या है? लेमिन प्रोटीन फाइबर है। यहाँ पर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, इसके बीच बीच में कुछ छिद्र भी पाए जाते हैं, कुछ स्पेस पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एब्सेंट है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एब्सेंट है, देखिए यहाँ पर भी एब्सेंट है, यहाँ पर भी एब्सेंट है, यहाँ पर भी एब्सेंट है और यहाँ पर भी एब्सेंट है। और देखिए ध्यान पूर्वक, जो आउटर मेम्ब्रेन है, देखो आउटर जो मेम्ब्रेन आपको दिख रही है, आउटर मेम्ब्रेन जो आपको दिख रही होगी, इस आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर क्या चिपके रहते हैं? राइबोसोम चिपके रहते हैं, जो कि प्रोटीन को सिंथेसिस करने का कार्य कर रहे हैं। कहां पर चिपके हुए हैं ये? राइबोसोम, आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर राइबोसोम चिपके हुए हैं। साथ ही साथ ये क्या चीज है भैया? ये है, यहां पर अपन कह सकते हैं ये है ER। क्या है ये? ER है। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्या है ये? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसको अंतःप्रद्रवीय जालिका के नाम से भी जाना जाता है। ये 2 टाइप की होती है, ठीक है। एक तो होती है कौन सी? चिकनी अंतःप्रद्रवीय जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरी होती है खुरदरी अंतःप्रद्रवीय जालिका, ठीक है। तो ER है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, वो आउटर मेम्ब्रेन, देखो सब कुछ पता चल रहा है डायग्राम में, किससे चिपकी हुई रहती है, किससे चिपकी हुई रहती है, किससे चिपकी रहती है? ER से ही जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी रहती है? ER से ही जुड़ी रहती है, ठीक है। जो यहां पर इस ER के ऊपर राइबोसोम चिपके हुए दिख रहे हैं, छोटे छोटे आपको कुछ कण दिख रहे हैं, क्या है? ये राइबोसोम है। और ये राइबोसोम कहां पर पाए जा रहे हैं? आउटर मेम्ब्रेन पर भी पाए जा रहे हैं राइबोसोम। यह प्रोटीन को सिंथेसिस करने का काम करते हैं। किसका काम करते हैं? ये प्रोटीन को सिंथेसिस करने का कार्य ये करते हैं, ठीक है। अब अपन देख लेते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोप्लाज्म के बारे में। अब अपन देख लेते हैं, केंद्रक झिल्ली देख ली, यानी कि केंद्रक आवरण के बारे में पढ़ लिया अपन ने। अब अपन देखेंगे केंद्रक द्रव्य के बारे में कि भैया अंदर क्या माल मसाला भरा हुआ है, ठीक है। इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, न्यूक्लियोप्लाज्म और कैरियोप्लाज्म, इसे केंद्रक द्रव्य के नाम से भी जाना जाता है। यह कॉम्प्लेक्स कोलोइडल फॉर्म के रूप में पाया जाता है। यह एक जटिल कोलोइडल अवस्था के रूप में पाया जाता है। इसमें डिफरेंट केमिकल्स पाए जाते हैं, जैसे कि इसमें न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, इसके अंदर न्यूक्लियोसाइड पाया जाता है, ATPase पाए जाते हैं, प्रोटीन्स पाए जाते हैं एंड एंजाइम्स पाए जाते हैं। देखो जो ये मेम्ब्रेन है, देखो जो ये मेम्ब्रेन है ना, ये मेम्ब्रेन है। इस मेम्ब्रेन के बीच में क्या भरा हुआ है? ये जो रेड रेड जो आपको बीच में सूप सा दिख रहा है ना, ये मैगी नूडल्स दिख रहे हैं जो बीच में, चाउमीन, क्या है ये बीच के अंदर? कॉम्प्लेक्स कोलोइडल फॉर्म। और इसमें बहुत से क्या है? केमिकल्स मिले हुए हैं। अब यहां पर आपको बच्चे को पता होता है कि भैया DNA होता है, वो 1 जनरेशन से 2nd जनरेशन के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन को लेके जाता है। इतना तो सबको ही पता होना चाहिए, 6ठी क्लास के बच्चे को भी आता है, ठीक है। अब जो ये DNA होता है, पाया कहां जाता है? ये पाया जाता है केंद्रक के अंदर। तो सीधी सी बात है, मेम्ब्रेन में थोड़ी पाया जाएगा, बल्कि कहां पाया जाएगा? DNA और RNA न्यूक्लियोप्लाज्म में पाया जाएगा, केंद्रक द्रव में पाया जाता है, बीज के अंदर पाया जाता है। अब DNA है क्या? क्या है DNA? न्यूक्लिक एसिड है। क्या है? न्यूक्लियो एसिड है। और अगर आपने DNA या RNA की कभी स्ट्रक्चर पढ़ी हो, मैंने बता रखी है आपको, इससे पहले वाली देखिए आप वीडियो, मैंने पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है सेल बायोलॉजी और जेनेटिक्स पेपर की, ठीक है। तो इधर आप देखिए ध्यानपूर्वक, न्यूक्लियोप्लाज्म में केमिकल्स पाए जा रहे हैं, जिसको क्या क्या नाम है इन केमिकल्स के? न्यूक्लियोटाइड पाया जा रहा है। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स क्या होता है? नाइट्रोजनस बेस और राइबोज या डीऑक्सीराइबोज जो पेंटोज शुगर है, वो दोनों मिलकर क्या बना लेते हैं? न्यूक्लियोसाइड बना लेते हैं। और जब न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप जब जुड़ जाता है, और जब न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट ग्रुप जुड़ जाता है, तो क्या बन जाता है? न्यूक्लियोटाइड बन जाता है। तो इसमें न्यूक्लियोटाइड है, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलकर पॉलीन्यूक्लियोटाइड बनाते हैं, जिसे ही तो क्या बोलते हैं? DNA RNA कहते हैं।
पढ़ा नहीं क्या आपने? 5वीं 6ठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो। डीएनए के अंदर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड होती है, 2 श्रृंखला होती है, ठीक है। तो इसमें न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, न्यूक्लियोसाइड्स पाए जाते हैं। अरे भाई न्यूक्लियोसाइड्स से ही तो क्या बन रहा है? न्यूक्लियोटाइड बन रहा है, ठीक है। एटीपीएस पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? एटीपीएस पाए जाते हैं। प्रोटीन्स मिल जाएंगे डिफरेंट टाइप के, ठीक है। एंड एंजाइम वगैरह पाए जाते हैं, ठीक है। अब इधर आप ध्यानपूर्वक देखिए, जो ये न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, एटीपी, प्रोटीन और जो एंजाइम है, ये किसके रूप में पाए जा रहे हैं? ये किसके रूप में पाए जा रहे हैं? ये पाए जा रहे हैं क्रोमेटिन नेट के रूप में पाए जा रहे हैं, क्रोमेटिन के जाल के रूप में पाए जा रहे हैं, और न्यूक्लियोलस यानी कि केंद्रिका के रूप में पाए जा रहे हैं। कुल मिलाकर केंद्रक द्रव्य के अंदर जो भी भरा रहता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर जो भी डीएनए, आरएनए, एटीपी और एंजाइम, प्रोटीन जो कुछ भी भरा हुआ है, वो किसके रूप में पाया जाता है? वो पाया जाता है क्रोमेटिन नेट यानी कि क्रोमेटिन जाल, और न्यूक्लियोलस मतलब केंद्रिका के रूप में पाया जाता है। यहां पर इसके अंदर आप देखिए, ये केंद्रिका है। क्या है यहां पर? ये यहां पर आपको क्या दिख रही होगी? केंद्रिका दिख रही होगी। यहां पर ये केंद्रिका पाई जा रही है। केंद्रिका वह भाग है जहां पर डीएनए और हिस्टोन, प्रोटीन, आरएनए ज्यादा पाए जाते हैं, डेंस स्थिति में पाए जाते हैं, डेंस फॉर्म में पाए जाते हैं, ज्यादा ही संघनित हो जाते हैं। तो यहां पर क्या बन जाता है? एक ऐसी पिंड जैसी संरचना बन जाती है, एक बॉडी जैसी संरचना बन जाती है, जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। और यहां पर आप देखिए, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है, इसके अंदर बहुत सारी आपको धागेनुमा संरचनाएं दिखाई दे रही है। दिखाई दे रही है। क्या है ये है क्रोमेटिन फाइबर, और क्रोमेटिन फाइबर ही क्या बना रहे हैं? यहां पर एक क्रोमेटिन का नेट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? क्रोमेटिन का नेट बना रहे हैं। अब अपन ध्यान पूर्वक देख लेंगे कि क्रोमेटिन नेट क्या है और न्यूक्लियस क्या है। एक एक को ध्यान पूर्वक अपन देखेंगे। देखिए आप ध्यान पूर्वक, सबसे पहले अपन देख लेते हैं क्रोमेटिन नेट। अब इधर देखिए आप ध्यान पूर्वक, क्रोमेटिन नेट के बारे में अपन पढ़ लेते हैं। क्रोमेटिन नेट का मतलब है क्रोमेटिन जाल, ठीक है। टर्म गिवन बाय फ्लेमिंग। किसने दिया था ये शब्द? फ्लेमिंग द्वारा दिया गया था। अभी आपने पढ़ा था, अभी मैंने आपको बताया था कि जो केंद्रक की जो स्ट्रक्चर है, न्यूक्लियस की जो स्ट्रक्चर है, इसमें दो ही तो चीज होती है। एक तो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और दूसरा है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बारे में अपन ने पढ़ लिया, डबल लेयर है, आउटर लेयर, इनर लेयर। आउटर लेयर पर राइबोसोम चिपके रहते हैं और आउटर लेयर ईआर से भी जुड़ी रहती है। ये सब कुछ अपन ने पढ़ लिया। फिर अपन ने क्या स्टार्ट किया था? फिर अपन ने पढ़ा था कि न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर दो चीजें पाई जा रही है। एक तो पाया जा रहा है क्रोमेटिन नेट, और दूसरा क्या पाया जा रहा है? न्यूक्लियोलस पाया जा रहा है। तो अब अपन एक एक करके देख रहे हैं। क्रोमेटिन नेट, ठीक है, ये शब्द किसने दिया था? फ्लेमिंग ने दिया था। अब समझो ध्यान पूर्वक, डीएनए, आरएनए क्या है? ये न्यूक्लिक एसिड है। क्या है? डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ये क्या है? हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। अब देखो, ये दोनों के दोनों क्या है? एन ए कर देता हूं मैं, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और ये क्या है अपना? HP, मतलब प्रोटीन कर देता हूं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन मिलकर क्या बनाएंगे? न्यूक्लियो प्रोटीन बनाएंगे। और ये न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स के रूप में पाया जाता है, तंतुओं के रूप में पाया जाता है। और इस न्यूक्लियो प्रोटीन फाइबर्स को ही क्या बोल रहे हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। आगे होगी आपको बात समझ में। अब ये जो क्रोमेटिन है, ये 2 फॉर्म में पाया जाता है। 2 टाइप का क्रोमेटिन यहां पर पाया जाता है, यू क्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन। जो यू क्रोमेटिन होता है ना बच्चों, वो क्या होता है? लाइटली स्टैंड होता है। लाइटली स्टैंड मतलब कि जब आप इसे अभिरंजक पदार्थ डालकर रंगने का प्रयास करोगे ना, तो ये बिल्कुल हल्के अभिरंजित होते हैं स्टेन द्वारा। ये बिल्कुल लाइटली स्टैंड होते हैं, बिल्कुल हल्के अभिरंजित होते हैं,
ठीक है, और यह जेनेटिकली मोर एक्टिव होते हैं। माता पिता से सबसे ज्यादा जो लक्षण ले जाने का कार्य है ना डॉटर के अंदर, बच्चों के अंदर, वो कौन ले जाते हैं? ये यूक्रोमेटिन ही लेकर जाते हैं। फिर अपन देख लेते हैं हेटेरोक्रोमेटिन के बारे में। दूसरे टाइप का, सेकंड टाइप का क्रोमेटिन कौन सा है? हेटेरोक्रोमेटिन। ये डार्क स्टेन्ड होते हैं। अगर इसको अभिरंजित किया जाएगा, स्टेन किया जाएगा, तो ये डार्क स्टेन हो जाते हैं। कैसे स्टेन हो जाते हैं? यह डार्क स्टेन हो जाते हैं। जेनेटिकली लेस एक्टिव और इनएक्टिव, ये आनुवांशिक रूप से क्या होते हैं? कम सक्रिय होते हैं, या अपन बोल सकते हैं निष्क्रिय भी हो सकते हैं। इनका कोई विशेष योगदान नहीं है वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन के अंदर जेनेटिक कैरेक्टर्स को लेकर जाने का। ठीक है, अब यह जो हेटेरोक्रोमेटिन है ना, ये जो हेटेरोक्रोमेटिन है ये भी टू टाइप का है, कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन एंड फैकल्टेटिव क्रोमेटिन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन क्या है? अकर्स इन ऑल सेल इन ऑल स्टेजेस, एग्जाम्पल सेंट्रोमियर रीजन। जो कॉन्स्टिट्यूटिव जो हेटेरोक्रोमेटिन है, इस प्रकार का जो हेटेरोक्रोमेटिन है वो सभी प्राणियों की लगभग सभी कोशिकाओं की लगभग सभी अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जो कॉन्स्टिट्यूटिव जो हेटेरोक्रोमेटिन है वो लगभग सभी प्रकार की कोशिकाओं की सभी अवस्थाओं में पाए जाते हैं। जैसे कि सेंट्रोमेरिक रीजन के अंदर, जो सेंट्रोमियर का जो क्षेत्र होता है उसके अंदर पाए जाते हैं। सेंट्रोमियर क्या होता है आपको पता होगा ना, जैसे ये क्या है? ये क्रोमोसोम है, और क्रोमोसोम के बीच में क्या पाया जाता है? सेंट्रोमियर पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सेंट्रोमियर। तो यहां पर इस वाले रीजन के अंदर जो क्रोमेटिन पाया जा रहा है ना, वो कौन सा है? वो वाला कौन सा हेटेरोक्रोमेटिन है? वो वाला है कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन। दूसरा है फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन, अकर्स इन सम स्टेज, एग्जांपल बार बॉडीज इन फीमेल। ये वाला जो फैकल्टेटिव जो हेटेरोक्रोमेटिन है, ये केवल कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाओं की कुछ विशेष अवस्थाओं में ही पाया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे महिलाओं के अंदर पाए जाने वाली बार बॉडीज। महिलाओं की जब आप सेल के अंदर देखोगे ना माइक्रोस्कोप के अंदर लगाकर, जैसे महिलाओं की कोई फीमेल की कोई भी बॉडी की सेल ले ली, जब माइक्रोस्कोप में देखोगे तो सेल के अंदर केंद्रक के अलावा एक अदर स्ट्रक्चर और दिखाई देगी आपको। क्या होती है? वो बार बॉडी होती है। क्या होती है? वो बार बॉडी होती है, और वो फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन से बनी हुई होती है। तो अपन ने आज अभी तक क्या पढ़ लिया? अपन ने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा कि रॉबर्ट ब्राउन ने इसके बारे में 1831 से पहले बताया था। फिर अपन ने क्या पढ़ा? इसकी स्ट्रक्चर पढ़ी कि भैया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाया जा रहा है, न्यूक्लियोप्लाज्म पाया जा रहा है। न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्या है? क्रोमेटिन नेट पाया जाता है। अब दूसरी चीज अपन देख लेते हैं, न्यूक्लियस के बारे में देख लेते हैं। ये रहा न्यूक्लियस। क्या है ये न्यूक्लियस? ये न्यूक्लियस क्या है? देखिए इधर आप, स्फेरिकल एंड मेम्ब्रेनलेस। कैरियोप्लाज्म के अंदर एक स्फेरिकल एंड मेम्ब्रेनलेस, एक गोलाकार व झिल्ली रहित एक क्या पाया जाता है? एक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस या केंद्रिका के नाम से जाना जाता है। इट इज ए साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। मतलब कि न्यूक्लियोलस के अंदर क्या बन रहे हैं? न्यूक्लियोलस के अंदर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस हो रहे हैं। न्यूक्लियोलस का मेन फंक्शन क्या है? एक्टिव राइबोसोमल आरएनए को सिंथेसिस करना। न्यूक्लियोलस इज कॉल्ड राइबोसोमल फैक्ट्री ऑफ सेल। अरे भैया इधर देखो आप ध्यान पूर्वक, जो न्यूक्लियोलस है उसे किस नाम से जाना जाता है? कोशिका की राइबोसोम की फैक्ट्री, राइबोसोमल फैक्ट्री ऑफ सेल किसे कहा जाता है? न्यूक्लियोलस या केंद्रिका को कहा जाता है। अब आपसे कोई पूछे कि सेल की प्रोटीन की फैक्ट्री कौन सी है, कि कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री कौन सी होती है? राइबोसोम। और राइबोसोम की भी फैक्ट्री कौन है? न्यूक्लियोलस है। लार्जर एंड मोर न्यूमेरस न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन सेल्स एक्टिवली कैरिंग आउट प्रोटीन सिंथेसिस। वह कोशिकाएं,
वह कोशिकाएं जो कि सक्रिय रूप से प्रोटीन के संश्लेषण में भाग लेती है, ऐसी कोशिकाओं के अंदर जो न्यूक्लियस होते हैं वो अधिक संख्या में व बड़े आकार के होते हैं। तो आई होप जो आज अपन ने पढ़ा न्यूक्लियस की संरचना वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी आप क्लिक कीजिए वीडियो को पूरा देखने के लिए। थैंक यू और अपना ख्याल रखिए। टेक केयर।